नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया के सेकंड लेक्चर के बारे में, क्योंकि एक लेक्चर इसका हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था अमेज़न रिवर के बारे में। यहां तक आपको बताया था मैंने कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन में गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन, सिंधु नदी का ड्रेनेज बेसिन, गोदावरी का, कृष्णा का और ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि भारत के सबसे बड़े जो ड्रेनेज बेसिन है वो यही पांचों हैं, जिनको घटते हुए क्रम में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा और भी सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जैसे कि ड्रेनेज बेसिन में वाटर डिवाइड क्या होता है। इसके अलावा ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, क्योंकि हर सब जितने भी टर्म्स हैं हर किसी टर्म का मतलब अलग अलग होता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज बेसिन दोनों ही अलग चीजें होती हैं। ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज बेसिन में अंतर क्या है? ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि जो नदी का अपवाह क्षेत्र है, जो जिस एरिया में नदी बहती है उसकी जियोमेट्री कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसी को हम ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। और ड्रेनेज बेसिन का मतलब बस इतना होता है कि किसी एरिया को ड्रेन करने वाली नदी, मतलब द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न जिस एरिया में बहती है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, आकार कैसा है, तो उसको ड्रेनेज पैटर्न के नाम से हम जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक बॉक्स के रूप में इसको दिखाया गया था। तो चलिए इसमें समझते हैं इस चीज को हम। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है कि किसी एरिया में जो नदी बह रही है उसका ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी आकृति कैसी है। तो आकृति के हिसाब से ये डिपेंड, जो आकृति होती है, जो शेप होता है, वो डिपेंड करता है उसकी टोपोग्राफी पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो उनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में केवल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बेसिक बातें ही जाननी है, क्योंकि ये क्लास 9th का लेक्चर है। अगर आगे का होता मैं इसमें आपको जरूर बताता इन सब के बारे में। तो जब नदी किसी ऐसी जगह से बहती है कि जिसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी कुछ इस तरह से इसमें आकर मिले कि वो एक प्लांट के शेप का आकार बनाए, तो उसे बोलेंगे डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या बोलेंगे? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। देखिए इस वाले फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो मेन रिवर है, मेन रिवर में आसपास की नदियां कुछ इस तरह से मिल रही हैं कि एक प्लांट का शेप बना रही है। तो इसी प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न को डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न या पादपाकार प्रतिरूप कहा जाता है हिंदी में। ये उन जगहों पर बनता है जब नदी एक ढाल के अनुरूप निकलती है, एक ढाल पे चलती है, ढाल मतलब स्लोप पे बहती हुई आगे बढ़ती है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां जो हैं, वो आसपास के क्षेत्रों से इसमें आके मिल जाती हैं। और जो मिलने का एंगल रहता है, यहाँ पे अगर देखें इसका जो एंगल है इनके मिलने का, वो 90 से कम रहता है। कितना एंगल है? 90 से कम रहता है। तो ऐसे ही पैटर्न को बोलते हैं ड्रेनेज में डेंड्रेटिक पैटर्न। अब आगे है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस में क्या होता है? ट्रेलिस पैटर्न में जब नदियां, ये जो हमारी है मेन रिवर है, जो ये वाली नदियां हैं इसमें आके मिल रही हैं, ये उस जगह बनता है जब कोई माउंटेन रेंज इधर कोई पाई जाती है और वहां से मेन स्ट्रीम निकलती है, जब वो दो किसी पैरेलल रेंजेस के बीच से होके बहती है। जैसे अगर बात करें इंडस रिवर की, तो जो इंडस रिवर है जब लद्दाख से गुजरती है, लद्दाख फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख से गुजरती हुई
पाकिस्तान में चली जाती है तो उसको लद्दाख और एक और माउंटेन रेंज के बीच से होके बहना पड़ता है, तो वहां पर हमको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें खासियत क्या है, मान के लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता ही है। ये एक माउंटेन रेंज है, ये एक माउंटेन रेंज है और नदी कहीं दूर से बहती हुई आ रही है, जो इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं इसमें आकर मिल जाती हैं इस तरह से, और एक जाली के आकार का शेप बन जाता है, जैसे नेट होते हैं उनके आकार का शेप बन जाता है। तो इसी को ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का नाम दिया जाता है। यदि कोई डाउट अभी भी बच गया है तो इसको आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसको अगली वीडियो में समझा दूंगा वापस से। फिर आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और ट्रेलिस में डिफरेंस केवल इतना है कि जो इसमें नेट का आकार होता है वो ट्रेलिस में छोटा होता है और रेक्टेंगुलर में ये नेट का आकार बड़ा हो जाता है। नेट का एक जो बॉक्स होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन नदियां कुछ इस तरह से इसमें आके मिलती हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाती हैं और रेक्टेंगुलर वाले में जो नदियां आके मिलती हैं वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर अपनी मेन स्ट्रीम से आकर मिलती हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही मिल रही हैं। तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न या आयताकार प्रतिरूप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आयताकार। और इंग्लिश में रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, और इसको बोलते हैं ट्रेलिस को हिंदी में जाली नुमा। ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, इसका एग्जाम्पल है लद्दाख में। डेंड्रेटिक पैटर्न हमें नॉर्मली गंगा रिवर बेसिन में ही इसको देख सकते हैं हम लोग इसको। फिर आता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, रेडियल में जैसा कि फिगर से ही आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये एक माउंटेन है, इसी माउंटेन के चारों तरफ से नदियां जो हैं निकल रही हैं। इस वाले में जैसे मान लेते हैं अगर किसी माउंटेन को ऊपर से देखेंगे तो इसकी इस तरह से माउंटेन पीक दिखाई पड़ेगी, और जो नदियां होंगी नदियां कुछ इस तरह से चारों दिशाओं में बहती चली जाती हैं। इसीलिए ये एक रेडियल टाइप का पैटर्न बन जाता है, गोले के आकार का एक पैटर्न बन जाता है, जिसको हम लोग रेडियल पैटर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेडियल पैटर्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि अमरकंटक जो माउंटेन है हमारे इंडिया के मिड रीजन में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, वहां से हमें इस तरह के पैटर्न को देखने को मिल सकता है। और भी दुनिया के अलग अलग कोने में इस तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। डेंड्रेटिक में जैसे मैंने पीछे बताया था, पैटर्न इज said to be dendritic if the tributaries of a river follows the slope of the terrain। terrain मतलब उसकी आकृति होती है, स्थलाकृति या टोपोग्राफी कह सकते हैं, जिस तरह का वो स्थल रूप है, ऊंचाई है या ढलान किस ओर को है, ढलान के पैटर्न क्या है, उस सब के बेसिस पे ये डेंड्रेटिक पैटर्न डिसाइड होता है। आगे meets the main stream in the form of a tree pattern। इस चीज को आप याद कर लेना, डेंड्रेटिक मतलब ट्री पैटर्न। जिस तरह से ट्री एक होता है, अगर यहाँ पे ट्री बनाए और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो कुछ ऐसे ऐसे जाती हैं, ऊपर चल के इसकी जो ब्रांचेस होती हैं कुछ इस तरह से आगे फैलती हुई चली जाती हैं। तो इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम पीछे पहले ही आपको शेप के माध्यम से बता चुके हैं। इसमें आपको जो मेनली याद करने वाला है वो डेंड्रेटिक को ट्री पैटर्न के नाम से याद रखिए।
आसानी से याद रहेगा। फिर ट्रेलिस पैटर्न, अ मेन स्ट्रीम इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल। ट्रेलिस में भी आपको बताया था मैंने कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं और रेक्टेंगुलर में भी 90 पे ज्वाइन करती हैं। इसमें लिखा भी हुआ है दिस इज सिमिलर टू ट्रेलिस बट इट लाइज ऑन लार्जर एरिया। ये बड़े क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेलिस पैटर्न छोटे से एरिया में, एरिया इतना भी छोटा नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न उससे छोटा होता है। फिर रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न में कंसेंट्रिक पॉइंट से, कंसेंट्रिक मतलब एक ही किसी सेंटर से नदियां चारों दिशाओं में जब बहती हैं, इसको वो क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। ऐसा कहां देखने को मिलता है? तो ऐसा उस जगह देखने को मिलता है जैसे कोई वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन के पीक से अगर नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल पैटर्न बोलेंगे। अब हम बात करेंगे वी शेप्ड वैलीज की। जब नदी पर्वतों के बीच से निकलती है तो पर्वतों को धीरे धीरे काटती रहती है, मतलब उसका इरोजन होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय के बाद पर्वतों के बीच में कुछ इस तरह के शेप बन जाते हैं, मतलब इंग्लिश के वी लेटर के आकार के शेप बन जाते हैं, जिन्हें हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वी शेप्ड वैली कहते हैं। क्योंकि इस समय जो नदी होती है अपने फर्स्ट स्टेज में होती है और इसका जो स्लोप होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। कैसा होता है? काफ़ी तेज़ होता है। जब स्लोप कुछ तेज़ होगा, जो पानी का ढलान है वो भी काफ़ी तेज़ होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर और साथ में जो पानी के साथ में कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं तो वो भी सरफेस को इरोड करने का काम करते हैं, मतलब इसको काटने का काम करते हैं। इसके अलावा उस समय नदियों में बहुत मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो भी जब सरफेस से टकराते हैं तो उसको काटते हुए आगे चलते हैं। जब नदी अपने अगले स्टेज में पहुंचती है तो धीरे धीरे जो स्लोप होता है वो कम होता चला जाता है, कुछ इस तरह से। इस वाले स्टेज में नदी का स्लोप काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ती है, मतलब जब माउंटेन रीजन से नदी प्लेन में उतरती है, जब माउंटेन से नदी प्लेन में उतरती है तो अचानक से इसके स्लोप में, मतलब ढाल में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव होता है वो काफ़ी धीरे हो जाता है और नदी अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को आसपास में डिपॉजिट करते रहती है, जिसकी वजह से नदी आगे चलकर कुछ जगहों पर नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे रीजन्स को भाबर रीजन्स कहते हैं। जब उसके आगे और आती है तब प्लेन्स में एंटर होती है। प्लेन्स में इसका जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो अचानक से और भी धीरे हो जाता है, तो नदी अब सीधे ना बहकर थोड़ा बहुत जिग जैग फ्लो में बहने लगती है। और जैसे ही नदी अपनी सेकंड स्टेज में पहुंचती है तो इसके बाद में नदी में अचानक से बड़े बड़े घुमाव आ जाते हैं, जिनको हम मियांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियांडर बोलते हैं। जो ये वाले शेप हैं इन्हें ही मियांडर कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ में नदी अपने शॉर्टेस्ट वे को फॉलो करने की कोशिश करती है। नदी का शॉर्टेस्ट वे जो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो नदी इन वाले इलाकों को छोड़ते हुए चलती है, तो उसके बाद में नदी का जो रास्ता होता है कुछ इस तरह से हो जाता है, ये वाला जो पानी होता है वो छूट जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है और ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। फाइनली जब नदी
समुद्र में या किसी भी लार्ज वाटर बॉडी में मिलने वाली होती है तो नदी के ढाल में और भी ज़्यादा गिरावट हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नदी अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगती है और इन पार्ट्स को या इन स्ट्रीम्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो सेडिमेंट्स ला रही थी स्लोप के कम हो जाने की वजह से इन्हें और आगे लेकर नहीं जा पाती है, तो इन्हें यहाँ पर डिपॉजिट करती रहती है, इन वाले इलाकों में डिपॉजिट करती रहती है, जिसकी वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन जाते हैं और इनको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। जैसे अगर गंगा रिवर की बात करें, गंगा रिवर की बात करते हैं, तो गंगा रिवर में जो डेल्टा बनाया जाता है इस नदी के द्वारा, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। वो अपने सुंदरी ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे? मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं जो बहती हैं और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी करवाती हैं, मतलब पानी की पूर्ति करवाती हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी हो पाती है। क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर जो बेसिकली दो ही रीजन्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो रेन है, सेकंड है रिवर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर को करने के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए रिवर्स भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नदी के द्वारा सिंचाई करने के लिए। इसीलिए इनसे छोटी छोटी कैनाल्स भी निकाली जाती हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं केवल मेजर रिवर्स की। तो अगर ऊपर के देखेंगे, यहाँ पर से मानसरोवर लेक के पास में ये नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। फिर यहाँ पाकिस्तान में इंटर हो जाती है यहाँ पर से पीओके से। ये वाला रीज़न है वो पीओके है। कौन सा है? पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर वहाँ से नीचे की तरफ साउथ की तरफ बहने लगती है इस रीजन से और पाकिस्तान में इंटर हो जाती है फाइनली। और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पर मिल जाती है अरेबियन सी से। किससे मिल जाती है? अरेबियन सी से। इसी में और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर मिल जाती हैं। जब किसी नदी में, किसी बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पे है श्योक रिवर। इनको ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ऊपर वाले इलाके में यहाँ पे लद्दाख माउंटेन रेंज है इस तरह से, और यहीं से श्योक रिवर बहती है जो जाके इसमें मिल जाती है। इसके अलावा और भी नदियाँ हैं। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर से झेलम नदी निकलती है और इस तरह से जाके वो चेनाब रिवर में मिल जाती है। फिर चेनाब रिवर आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। फिर यहाँ पर से रावी रिवर भी जाके चेनाब में मिलती है। फिर सतलज रिवर, इस तरह से इंडस रिवर सिस्टम बन जाता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर से उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी आगे जाकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। फिर इसकी गंगा रिवर की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर भी गंगा के पैरेलल ही निकलती है और इलाहाबाद में ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। फिर आते हैं इस रीजन में। यहाँ पर जो सबसे मेन रिवर है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है चंबल रिवर, और हमारी ये नदी है नर्मदा रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है?
वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर काउंट की जाती है, क्योंकि जो पश्चिमी नदियाँ बहती हैं उनकी लंबाई ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। फिर यहाँ पे इसी के पैरेलल निकलती है एक और रिवर, इसका नाम है तापी रिवर। क्या नाम है? तापी रिवर। फिर अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर से निकलती है गोदावरी रिवर, ये लिखा हुआ गोदावरी। और फिर इसके नीचे निकलती महाराष्ट्र से ही कृष्णा रिवर, जो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है जाकर, और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं दोनों। तो ये है कृष्णा का डेल्टा, ये है गोदावरी का डेल्टा। इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं केजी बेसिन। क्या बोलेंगे? केजी बेसिन। फिर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कावेरी रिवर इस तरह से फ्लो होती है। तो ये है इंडिया की मेजर रिवर्स। और हाँ, यहाँ पर जो ये वाली नदी फ्लो कर रही है इसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। और यहाँ पर बहती है दामोदर रिवर। वापस से इनको हम देखते हैं सबको बारी बारी से, क्योंकि इसी के बारे में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना रहेगा, तो ज़रूरी है आप इनके बारे में जानें। आगे चल के हर एक रिवर सिस्टम को अलग अलग हम समझेंगे। बारी बारी से याद करते हैं। इंडस, ये वाली रिवर है इंडस रिवर। चेनाब, फिर यहाँ पे बहती है रावी, फिर सतलज, और सतलज में मिल जाती है ब्यास रिवर। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये हो गई इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, या इंडस रिवर सिस्टम में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा छोटी छोटी नदियाँ और भी बहती हैं, उनके मैंने नाम इसमें नहीं लिए हुए हैं। फिर इधर गंगा रिवर, यमुना रिवर, जिनके नाम आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए, दैट इज मस्ट कंपल्सरी फॉर योर एग्जामिनेशंस। फिर इधर गंगा, यमुना, नर्मदा, दामोदर, और यहाँ से बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। ये है महानदी, ये है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ बहती है वैगाई रिवर। गोदावरी को हम साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं, और दक्षिण गंगा ऑफ साउथ रिवर के नाम से जानते हैं कावेरी रिवर को। आई होप आपको इतना याद हुआ होगा। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में या पेनिनसुला इंडिया में ये मेजर रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं। किधर से किधर? वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ। अब हर एक रिवर को हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो इंडिया में दो तरह के रिवर सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन the rivers are divided into Himalayan river and peninsular river। या यूँ कहते हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको हिमालयन रिवर, जो पेनिनसुला से निकलती हैं उनको पेनिनसुलर रिवर के नाम से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो नदी है वो है इंडस रिवर सिस्टम। कौन सी है? इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा हो जाएगा गंगा रिवर सिस्टम। इसी में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
फिर जब नीचे जाएंगे तब हमें मिल जाएंगे पेनिनसुला रिवर्स की, या पेनिनसुला इंडिया में जो मेजर रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी नदियाँ। तो सबसे पहले जानेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, द रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयन रीजन्स दैट आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। रिवर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, RIVERS, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय रेंज से निकलती हैं उन नदियों को हम लोग बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। इसमें मेजर हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यही 3 मेजर रिवर्स हैं जिनमें छोटी छोटी नदियां हिमालय से निकलने वाली आकर मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लें। इंडस रिवर सिस्टम में जो इंडस नदी है वो मानसरोवर झील के पास से सानोखाब नाम की जो जगह है वहाँ से निकलती है। मेनली याद कर लेंगे इसको, नियर मानसरोवर लेक, मतलब मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है। उसके बाद में चली जाती है लद्दाख, फिर पीओके रीजन में, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस रीजन में इंटर होती है और इसके बाद में फाइनली पाकिस्तान में इंटर होके अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज को 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नदी बह रही है, इसके बहने की दिशा या इसके बहने की जो डायरेक्शन है उसके तरफ हम अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होगा तो उधर से आने वाली जो नदियां हैं उनको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो हमारा राइट हैंड होगा उधर से आने वाली नदियों को हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो श्योक है, नुब्रा है और गिलगित। कौन कौन सी हैं? श्योक, निब्रा एंड गिलगित। ये वाली जो नदी है हमारी ये है श्योक, ये है नुब्रा, ये वाली नुब्रा है और ये वाली है गिलगित, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर बहती है। फाइनली यहाँ पर मतलब पीओके में ही इंडस रिवर से मिल जाती है। इंडस रिवर को लद्दाख में सिंघी खम्मन के नाम से जाना जाता है। फिर अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर निकलती है झेलम रिवर। कौन सी रिवर है? झेलम रिवर। झेलम रिवर शेषनाग झील से निकलकर पीओके की बाउंड्री बनाते हुए जाकर चेनाब रिवर में मिल जाती है। फिर नीचे है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से बनती है और ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ये लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर में इंटर करती है। उसके बाद में ये चली जाती है आगे पाकिस्तान में, इससे मिलती है आके झेलम रिवर, और यहीं से निकलने वाली रावी रिवर जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास से निकलती है चेनाब रिवर में आके मिल जाती है। और फाइनली सतलज रिवर जो इंडस रिवर के पास से निकलती है उसमें जाकर चेनाब में जाकर मिल जाती है। फिर ये सारी नदियाँ एक साथ मिलती हैं जाकर इंडस रिवर में। किस में मिलती हैं? इंडस रिवर में। और यहाँ पर इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है। तो इन सभी नदियों को बारी बारी से याद कर लीजिए, क्योंकि ये नदियाँ आपके सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में याद करेंगे श्योक, नुब्रा एंड गिलगित। श्योक, नुब्रा, गिलगित। यहाँ पे देखिए श्योक, नुब्रा, गिलगित, श्योक, नुब्रा, गिलगित। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बात करेंगे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इसको बीस के नाम से भी हम जानते हैं। ब्यास रिवर आगे बहती है तो यहाँ पे एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाती है
तो यहीं से निकाली जाती है हमारी इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान में इरिगेशन का काम करती है, मतलब सिंचाई का काम करती है, जिसकी वजह से राजस्थान में अच्छी खेती हो पाती है। इंडस रिवर की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर में। अगर इसकी पूरी लंबाई देखी जाए, जो तिब्बत से निकलकर इंडिया प्लस पाकिस्तान में बहती है, तो वो गंगा नदी से भी ज़्यादा है। कितनी? 2900 किलोमीटर। गंगा रिवर की जो लंबाई है वो 25 मतलब 2525 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई है। अलग अलग किताबों में इसकी लंबाई हमें थोड़ी सी वैरी कर जाती है, जिसका कोई बड़ा रोल नहीं, बड़ा रोल नहीं रहेगा। इंडस रिवर में क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से बाउंड्रीज को लेकर, या और भी कई सारे रीजंस हैं उनको लेकर, तो इसी वजह से इंडस रिवर जो है इंडिया और प्लस पाकिस्तान दोनों में बहती है। इसकी वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा पानी आपने रोक लिया है, कई बार कहता है जानबूझ के इंडिया ने हमारा पानी हमारे देश में ज़्यादा पानी भेज दिया है, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए थे, और ऐसी गंदी हरकत की थी जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में या कहीं पर भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। जानबूझ के टेररिस्ट या टेररिज्म फैलाते हैं। तो उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया था कुछ समय के लिए, और अभी भी वो कैंसिल है। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु जल समझौता। इसके तहत जो एज पर दिस ट्रीटी इंडिया कैन यूज 20% ऑफ टोटल वाटर, मतलब अगर इंडस रिवर का 100% पानी है तो उसका इंडिया में 20% यूज ही कर सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा जो पानी लेकर जाया जाता है उसका केवल 20% ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और ये पानी भी हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इंडिया में उस रीजन में पानी की कोई भी कमी नहीं है। फिर जो इसका पानी है किस लिए इस्तेमाल होता है? इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है पंजाब में और हरियाणा में। फिर इसके अलावा वेस्टर्न राजस्थान में ये इरिगेशन का काम करता है जाके। इसी से निकाली जाती है इंदिरा गांधी कैनाल, जो भी आपको पीछे दिखाया था मैंने। इंदिरा गांधी कैनाल हरिके बैराज से निकाली जाती है, जो कि पंजाब में है। हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में है, जिसकी लेंथ 837 किलोमीटर है। ये बैराज की लेंथ नहीं है, ये इंदिरा गांधी कैनाल की लेंथ है। इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल और क्या करती है? इसका बेसिकली जो पर्पस था बनाने का वो था इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना, और इसकी हेल्प से राजस्थान में काफ़ी लार्ज एरिया में खेती की जा सकी है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जमाव है, ये जो जनसंख्या बाकी सभी डेजर्ट से ज़्यादा है। एज द रिजल्ट कह सकते हैं दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? वो है पॉपुलेशन वाली डेंसिटी हमारे थार डेजर्ट की है। किसकी? थार डेजर्ट की। थार नाम की गाड़ी भी आती है, जिसको आपने सुना होगा, और उसी नाम से हमारा क्या है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट थार गाड़ी के नाम पे नहीं रखा गया है, थार डेजर्ट के नाम पे थार गाड़ी का नाम रखा गया, जो महिंद्रा कंपनी की गाड़ी आती है। इट्स कंस्ट्रक्शन commenced in 1952 and was completed in year 2010। इसका जो कंस्ट्रक्शन था, मतलब जो इसका निर्माण था, वो 1952 से शुरू किया गया था, और 2010 में जाके ये कंप्लीट हो पाया। इसको पूरा करने में अप्रॉक्सीमेट 48 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 58 ईयर्स का समय लग गया। अब आगे हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।